Hello students, today we are going to talk about aerobic respiration. I am Mrs. Ranjana Sahu from KG Arts and Science College. एरोबिक रेस्पिरेशन देखने से पहले हम बहुत ही ब्रीफ में देखेंगे कि रेस्पिरेशन क्या है। तो रेस्पिरेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म में होने वाला वो बायोकेमिकल प्रोसेस है जिससे वह ऑर्गेनिज्म अपने लिए एनर्जी प्रोड्यूस करता है। आपको मालूम ही है कि हर ऑर्गेनिज्म को अपनी डिफरेंट फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज जैसे मसल कॉन्ट्रैक्शन, नर्व कंडक्शन और डिफरेंट अदर एक्टिविटीज के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है और इस एनर्जी को वह कुछ फूड सोर्स के माध्यम से ले सकता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, ग्लिसरॉल, प्रोटीन। इन सभी के ऑक्सीडेशन से वह एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ये प्रोसेस रेस्पिरेशन कहलाती है। एनर्जी एटीपी के फॉर्म में प्रोड्यूस किए जाते हैं। ऑक्सीजन के अवेलेबिलिटी एंड अनअवेलेबिलिटी के बेस पर हम रेस्पिरेशन को दो प्रकार से स्टडी कर सकते हैं, जिसमें पहला है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन है जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। इस प्रोसेस में ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है और यहाँ पर फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑक्सीजन के फॉर्म में होता है। यहाँ देख सकते हैं हम ये रिएक्शन। ग्लूकोज जो कि ऑर्गेनिक फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इनको ग्लूकोज को फुल्ली ऑक्सीडाइज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं। साथ ही साथ जो मैंने बताया आपको कि ऑक्सीजन यहाँ पर फाइनल एक्सेप्टर के फॉर्म में होता है, इसलिए ये रिड्यूस होकर वाटर मॉलिक्यूल बनाता है और साथ ही साथ इस प्रोसेस में बहुत सी एनर्जी रिलीज होती है। यदि हम देखें तो एरोबिक रेस्पिरेशन में एटीपी फॉर्मेशन जो होता है, ये 36 से लेकर के 38 एटीपी या फिर 30 से लेकर के 32 एटीपी तक की हो सकती है। हो सकता है आप यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हो। तो 36 से 38 एटीपी पहले के जो रिसर्च थे उसके आधार पर माना जाता है, जबकि न्यू रिसर्च के आधार पर 30 से 32 एटीपी गेन होते हैं पूरे एरोबिक रेस्पिरेशन में। इसके अलावा आप थोड़े और कंफ्यूज हो रहे होंगे। 36 और 38 मैंने यहाँ पे दो कहा है, यहाँ पर 30 और 32 कहा है, तो इसके लिए भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये मैं आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और शटल सिस्टम में क्लियर कर दूंगी। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन को बायो ऑक्सीडेशन भी कहा जाता है और यदि हम देखें तो बहुत से लिविंग ऑर्गेनिज्म, खासकर बहुत से प्लांट और एनिमल सेल में एरोबिक रेस्पिरेशन देखा जाता है। एरोबिक रेस्पिरेशन के स्टेप्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट है ग्लाइकोलिसिस, जो कि साइटोप्लाज्म में होता है। सेकंड, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट। थर्ड, क्रेब्स साइकिल। ये दोनों ही स्टेप माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होते हैं और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप देखते हैं, जो कि है ग्लाइकोलिसिस। एक्चुअली जो ग्लाइकोलिसिस है ये एरोबिक रेस्पिरेशन का एनएरोबिक फेस होता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है और साथ ही ये सेल के साइटोप्लाज्म में होने वाला प्रोसेस है। इस प्रोसेस में 10 डिफरेंट एंजाइम एक सीक्वेंस में ग्लूकोज को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करते हैं। इस प्रोसेस में यहाँ देख सकते हैं हम कि 6 कार्बन वाला जो ग्लूकोज है, इससे 3 कार्बन वाले 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। साथ ही इस प्रोसेस में 2 एटीपी प्रॉफिट होती है और 2 एनएडी ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में जो हाइड्रोजन
रिलीज होते हैं उनको एक्सेप्ट करते हैं और NADH का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरह से हमको ग्लाइकोलिसिस में 2 ATP मिलते हैं और साथ ही 2 NADH मिलते हैं। 2 NADH जो हैं ये डायरेक्ट एनर्जी फॉर्म नहीं करते हैं बल्कि ETS में जाकर 2.5 ATP या फिर 3 ATP का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं जो कि है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट। हमने देखा था कि ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में जो एंड प्रोडक्ट बनता है जो कि पायरुवेट के फॉर्म में होता है, ये पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में आ जाते हैं जहां पर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आगे की प्रोसेस होती है। पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम के प्रेजेंस में पायरुवेट एसिटाइल को एंजाइम ए का फॉर्मेशन करता है। ये जो एंजाइम है पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम, इसमें डिफरेंट यूनिट्स होते हैं जो कि डिफरेंट 3 टाइप के फंक्शन करते हैं, जिसमें से एक एक करके देखते जाएंगे हम। पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम में पहला सब यूनिट जो है जो कि डीकार्बोक्सिलेज होता है, ये पायरुवेट जो कि 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल होता है इससे कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है, जिससे अब 2 कार्बन फ्रेगमेंट कंपाउंड बचता है जो कि को एंजाइम ए के साथ में मिल करके एसिटाइल को एंजाइम ए का फॉर्मेशन करेगा। इस प्रोसेस में पहले ट्रांस एसिटाइलेशन की प्रोसेस होती है और उसके बाद डीहाइड्रोजनेशन की प्रोसेस होती है जिससे हाइड्रोजन निकलता है और NAD+ इसे एक्सेप्ट करते हैं और NADH का फॉर्मेशन करते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि पायरुवेट से एसिटाइल को एंजाइम ए के फॉर्मेशन में कोई भी ATP फॉर्म नहीं होता है, NADH फॉर्म होता है जो कि डायरेक्ट एनर्जी नहीं देगा, मैंने आपको पहले भी बताया था। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जब जाएंगे वहाँ पर ये 2.5 या फिर 3 ATP का फॉर्मेशन करेंगे। इसके अलावा एक चीज़ और है कि एसिटाइल को एंजाइम ए एमिनो एसिड और फैटी एसिड से भी फॉर्म होते हैं। कुछ प्रकार के एमिनो एसिड जो कि एसिटाइल को एंजाइम ए का फॉर्मेशन करते हैं या फैटी एसिड जो कि एसिटाइल को एंजाइम ए का फॉर्मेशन डिफरेंट स्टेप्स में करते हैं, ये क्रेब्स साइकिल में इस प्रोसेस से एंटर कर सकते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। थर्ड स्टेप देखते हैं जो कि है क्रेब्स साइकिल। इसे TCA ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। सेकेंड स्टेप में बना जो एसिटाइल को एंजाइम ए है, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ही आगे की प्रोसेस करता है। ये एसिटाइल को एंजाइम ए क्रेब्स साइकिल के एंड प्रोडक्ट ऑक्सैलो एसीटेट जो कि 4 कार्बन वाला होता है के साथ में मिल करके एंजाइम के प्रेजेंस में सिट्रेट जो कि 6 कार्बन वाला होता है का फॉर्मेशन करता है। सिट्रेट आगे चल के बहुत से डिफरेंट एंजाइम के प्रेजेंस में स्टेप बाय स्टेप बहुत से इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करता है। क्रेब्स साइकिल का डिटेल जो है ये आपको अलग से क्रेब्स साइकिल के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जो आप बाद में देख सकते हैं। सिट्रेट से डिफरेंट इंटरमीडिएट्स बनाते हुए एंड में ऑक्सैलो एसीटेट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर क्रेब्स साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल बनते हैं, साथ ही साथ GTP भी बनता है जो कि ATP के इक्विवेलेंट होता है। इसके अलावा NADH का फॉर्मेशन होता है और FADH2 बनते हैं। 3 NADH इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाकर के ATPs बनाते हैं और एक FADH2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाकर के 1.5 या 2 ATPs का फॉर्मेशन करेगा। नाउ नेक्स्ट एंड फाइनल स्टेप देखते हैं
जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ये प्रोसेस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एंड F1 पार्टिकल में कंप्लीट होती है। अभी मैंने आपको बताया कि ग्लाइकोलिसिस, पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेशन और क्रेब साइकिल में डिफरेंट स्टेप्स में जो हाइड्रोजन रिलीज होते हैं उन्हें NAD+ और FAD एक्सेप्ट करते हैं और NADH और FADH2 का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ देख सकते हैं हम, ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आकर ऑक्सीडाइज होते हैं, जो कि बहुत ही जरूरी है क्योंकि NAD+ और FAD वापस से ग्लाइकोलिसिस, पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेशन और क्रेब साइकिल में यूज होंगे, इसलिए इन्हें ऑक्सीडाइज होना बहुत ही जरूरी है। तो NADH ऑक्सीडाइज होकर के NAD+ बनाते हैं, साथ ही साथ ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं और 1 प्रोटॉन रिलीज करते हैं। वैसे ही यहाँ देख सकते हैं हम 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन रिलीज हुए हैं। यहाँ देखिए, ये है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन, जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के लिए कुछ कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रॉन कैरियर्स पाए जाते हैं। 4 प्रकार के कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर 1, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 और कॉम्प्लेक्स नंबर 4 पाया जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर 2 क्रेब साइकिल का पार्ट होता है। इसके अलावा देख सकते हैं हम यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन कैरियर ये यूबिक्विनोन और साइटोक्रोम C के फॉर्म में होता है। ये है ATP सिंथेटेज, जो कि ATP को बनाएगा। आगे देखते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में NADH आकर ऑक्सीडाइज होता है। ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को कॉम्प्लेक्स नंबर 1 को देता है और प्रोटॉन रिलीज होते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यूबिक्विनोन से होते हुए कॉम्प्लेक्स नंबर 3 की तरफ जाता है, देन साइटोक्रोम C, देन कॉम्प्लेक्स नंबर 4 को जाता है। इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन फाइनली ऑक्सीजन के द्वारा एक्सेप्ट किए जाते हैं और 2 प्रोटॉन और हाफ ऑक्सीजन और 2 इलेक्ट्रॉन मिल करके H2O का फॉर्मेशन करते हैं। साथ ही साथ यहाँ देख सकते हैं ये ATP सिंथेटेज है, जो कि ATP का ADP से ATP का फॉर्मेशन करता है। FADH2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कॉम्प्लेक्स नंबर 2 से एंटर करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर 2 क्रेब साइकिल से इन्वॉल्व होते हैं। साथ ही एक NADH से 3 ATPs बनते हैं, जो कि ओल्ड रिसर्च के बेस पर है। न्यू रिसर्च के बेस पर एक NADH से 2.5 ATPs जनरेट होते हैं, ऐसा माना जाता है। FADH2 से ओल्ड रिसर्च के बेस पर 2 ATPs बनते हैं, जबकि न्यू रिसर्च के बेस पे यदि देखें तो 1.5 ATPs जनरेट होते हैं। ये